अगर किसी पर्सन का घर इलीगल डिमोलिशन हो गया तो उसके बाद वो क्या कर सकता है, उसे क्या करना चाहिए? एक जो घर होता है या किसी वो इंसान की पूरे जीवन की पूंजी होती है, उससे सिर्फ एक पैसे की बात नहीं होती, उसके इमोशंस जुड़े होते हैं, फीलिंग्स उसकी जुड़ी होती हैं। तो वो हाई कोर्ट अप्रोच कर सकता है। आर्टिकल 226 है उसके पास आर्टिकल 32 है, वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है अपनी बात रखने के लिए। क्या इंडिया में कोई स्पेसिफिक लॉ है डिमोलिशन को क्रिमिनल ऑफेंस काउंट करता है? डिमोलिशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, कई सारे प्रोविजंस को ये आज देश में इतने लोग हैं जो अगर आप बाहर निकलिए तो अभी फुटपाथ पे आपको लाखों लोग मिल जाएंगे जो सोते हुए मिल जाएंगे। और एक तरफ है कि सरकार अरबों रुपए की जो बिल्डिंग बनाई गई है उनको डिमोलिश कर रही है। डिमोलिश करने की जगह मेरा ये मानना है कि वहाँ पर सरकार हॉस्पिटल खोले। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस के रिगार्डिंग सुनवाई भी की थी, उसने कुछ गाइडलाइंस वगैरह भी इशू की थी। अभी 2024 के एंड के समय ही सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच थी, ऑनरेबल जस्टिस BR गवई एंड KV विश्वनाथन सर की बेंच थी। उसमें जो है उन्होंने रूल ऑफ लॉ की बात करते हुए सेपरेशन ऑफ पावर पर एम्फेसाइज किया इस केस को डिस्कस करते हुए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल लैब के एक और एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट अंकुर अग्निहोत्री जी। सर, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए हमारी ऑडियंस को। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं यहाँ पे आकर अपने विचार साझा कर सकूँ। मेरा नाम अंकुर अग्निहोत्री है। मैं उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर हाथरस से हूँ और यहाँ दिल्ली में वकालत कर रहा हूँ। सो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही एक अच्छे टॉपिक के बारे में, जो है बुलडोजर जस्टिस। सो इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी गाइडलाइंस भी आई थी कुछ समय पहले। सो हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि किस टाइप से नोटिस आता है, स्टे कैसे लिया जाता है, एंड सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस क्या हैं। सो तब तक बने रहिए हमारे साथ। तो सर, मेरा पहला सवाल ये है कि एक्चुअल में बुलडोजर जस्टिस है क्या, आप थोड़ा सा बताएंगे? बुलडोजर जस्टिस दिनेश जी, अगर हम देखें इंडियन लीगल हिस्ट्री को तो पिछले कुछ वर्षों में ये ज़्यादा उभर के आया है। मैं बताऊं तो बुलडोजर जस्टिस एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट या जो हम कहें तो लोकल लेवल पर म्यूनिसिपल बॉडीज़ वो किसी जो स्ट्रक्चर है जो इलीगली कंस्ट्रक्टेड है उसको डिमोलिश करती हैं। और अगर हम देखें तो उसके पीछे जो उनकी रीजनिंग होती है वो रीजनिंग ये है कि ये जो है कहीं ना कहीं इलीगल इंक्रोचमेंट था या फिर ये अनऑथराइजली कंस्ट्रक्टेड थी, तो उसको जो है वो डिमोलिश किया जाता है। उसी को बुलडोजर जस्टिस का नाम दिया गया है। सो अगर हम बात करें लीगल फ्रेमवर्क और ये बुलडोजर जस्टिस, तो इसमें क्या डिफरेंशिएट है कि क्या चीज़ें हैं? देखिए, बुलडोजर जस्टिस जैसा कि मैंने बताया कि एक सिस्टम होता है कि कोई अगर बिल्डिंग इलीगली कंस्ट्रक्टेड भी है तो उसको डिमोलिश करने का एक सिस्टम होता है। लेकिन आजकल जो पिछले कुछ सालों में मैं देख रहा हूँ, आप देख रहे हैं, तो वहाँ पर क्या वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है फॉलो नहीं किया जा रहा है। एक इंसान का जो एक राइट है, राइट टू बी हर्ड, वो राइट उसका जो है वायलेट किया जा रहा है। अगर मैं एक लाइन में अगर समझाऊं कि बुलडोजर जस्टिस मेरे को जो लगता है, तो बुलडोजर जस्टिस इज नथिंग बट अ सॉर्ट ऑफ something, I can say that bulldozer justice is a sort of something which is bulldozing the law of the land, which is bulldozing the constitution of India. ओके, सो बेसिकली आपका कहने का मतलब ये है कि जो हमारे हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लॉ है, वो उसको बिल्डोइंग करना है, उसको बुलडोजिंग करना है। एग्जैक्टली दैट द बुलडोजर जस्टिस। आपने बताया कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है या इलीगल स्ट्रक्चर जो बना हुआ है तो उसको डिमोलिश किया जाता है। अब अगर मैं बात करूं इलीगल हाउस की या इलीगल स्ट्रक्चर की, तो लीगल फ्रेमवर्क में, लीगल में कुछ है ऐसा जो इसको गवर्न करता हो लो? देखिए, बिल्कुल हैं। अगर हम नेशनल लेवल पर कहीं ना कहीं देखें तो रेरा है, रियल स्टेट रेगुलेटरी जो एक्ट है हमारा, वो है। उसके अलावा भी नेशनल लेवल पर कई सारे एक्ट हैं। बाकी ये जो चीज़ें हैं ये स्टेट टू स्टेट वेरी करती हैं। वहाँ पर स्टेट के अपने अपने डिफरेंट लॉज हैं और म्यूनिसिपल लेवल पर अपने अपने डिफरेंट लॉज हैं, तो उनके तहत ये सारे एक्ट्स जो है किए जाते हैं। सो बेसिकली जो भी हाउसेस हैं, जो भी लैंड्स है, उनको गवर्न करता है वो स्टेट लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और जो भी म्यूनिसिपल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो गवर्न करती हैं जी इनको। जी जी। अगर किसी इंसान का घर या फिर उसका दुकान बिना किसी कोर्ट के ऑर्डर के या नोटिस के डिमोलिश किया जाता है, तो फिर क्या करना चाहिए उस इंसान को? उसका घर अगर डिमोलिश होने का नोटिस अगर आया है तो उसको वहाँ पे अपने नोटिस का जवाब देना चाहिए। उसके बाद उसको अपनी बात रखने का एक मौका दिया जाना चाहिए, राइट टू बी हर्ड वो होना चाहिए। उसके बाद अगर उसको सुनने के बाद भी अगर अथॉरिटीज़ को ये लगता है कि नहीं भाई ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है और ये डिमोलिश होनी ही चाहिए,
तो उस केस में फिर उसको एक फिर भी एक रीजनेबल टाइम दिया जाएगा कि अगर वो जो इंडिविजुअल है जिसकी प्रॉपर्टी डिमोलिश की जा रही है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो कोर्ट को अप्रोच कर सके, कोर्ट ऑफ लॉ को अप्रोच कर सके उस ऑर्डर के अगेंस्ट में। और अगर उसे लगता है कि नहीं ये जो है डिमोलिश होगा ही, तो उसको एक रीजनेबल टाइम दिया जाना चाहिए जिससे कि वो कहीं अपनी फैमिली के साथ दूसरी जगह शिफ्ट कर सके। सो अब अगर मैं बात करूँ इलीगल बिल्डिंग या हाउस की तो डिमोलिशन की, तो उसका कुछ लीगल क्या प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू ये डिमोलिश होती है? वैसे लॉ के अकॉर्डिंग क्या एक प्रोसेस है? लॉ के अगर देखिए, अगर सबसे पहले इसके लिए हम समझते हैं कि इलीगल स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं एक्चुअली। ओके। इलीगल स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो इलीगल स्ट्रक्चर्स, आप मान लीजिए कि कोई बिल्डिंग है जो कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे बनी हुई है, कोई बिल्डिंग है जो कि अनऑथराइज्डली किसी दूसरे के राइट्स को वायलेट कर रही है, कोई बिल्डिंग है जो कि जिसका पुअर मेंटेनेंस है, कोई भूकंप का झटका है और वो उससे गिरने की उसकी संभावना है, तो उस केस में भी उसको डिमोलिश किए जाने के प्रोविजंस हैं। कोई बिल्डिंग है जिसका कि लॉन्ग टाइम तक म्युनिसिपल टैक्स वगैरह पे नहीं किया जा रहा, तो उस केस में उसको डिमोलिश किया जा सकता है। अब बात करें कि इसका एक लीगल तरीका क्या है, लीगल वे क्या है डिमोलिश करने के लिए। देखिए, सबसे पहले एक इंस्पेक्शन किया जाता है प्रॉपर्टी का कि इतना जो एरिया है इसमें से इतना एरिया आपका इलीगली कंस्ट्रक्टेड है, तो एक टीम उसको इंस्पेक्ट करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो उसको एक नोटिस दिया जाता है, एक शो कॉज नोटिस हम इसको बोलते हैं। शो कॉज नोटिस उसको दिया जाता है कि भाई आप जवाब दीजिए इतने समय के अंदर कि ये प्रॉपर्टी आपकी क्यों ना डिमोलिश की जाए। ये उसके बाद उसको नोटिस दिया जाता है, फिर एक डेट फिक्स की जाती है जिसपे वो पर्सन वहाँ उस कंसर्न अथॉरिटी के सामने हाजिर होता है और अपनी बात रखता है कि मेरा ये कहना है, इसलिए ये मेरी प्रॉपर्टी इलीगल कंस्ट्रक्टेड नहीं है और इसलिए ये डिमोलिश नहीं की जानी चाहिए। अब वो उसका जवाब के बाद भी अगर कंसर्न अथॉरिटी अगर उससे सेटिस्फाई हो जाती है, इन दैट केस तो डिमोलिशन नहीं होगा। अगर इन अनदर केस दूसरी सिचुएशन अगर लें, अगर फिर भी अथॉरिटी को लगता है कि नहीं ये डिमोलिश होनी ही चाहिए, तो उसको फिर एक 15 दिन का या जो भी रीजनेबल टाइम है वो उसको दिया जाएगा, जिससे कि वो या तो कोर्ट लॉ ऑफ कोर्ट को अप्रोच कर सके, या फिर अगर हम कहें तो वो अपनी फैमिली को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ सके, या जिससे कि उसको कोई परेशानी ना हो। जो एक राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, उस पर कहीं हार्म ना पहुंचे। सो आपने बताया उसके बाद बेसिकली कि जो भी लैंड होता है, जो भी है लैंड, उसका पहले से प्रॉपर इंस्पेक्शन होता है, देन प्रॉपर फिर उसको इंस्पेक्शन, नोटिस जाता है। फिर अगर उसके जो भी जिस ओनर है उस लैंड का, जो भी उस स्ट्रक्चर का ओनर है, वो उसके लिए रिप्लाई देता है, देन फिर फर्दर आगे जाके डिसीजंस होता है कि वो डिमोलिश किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, है ना? लीगल फ्रेमवर्क तो दिनेश जी हाँ। यही कहता है, बाकी आजकल जो हो रहा है वो अलग चीज है। सो अच्छा, अगर मैं बात करूँ ग्राउंड लेवल की, तो ग्राउंड लेवल पे ये जो प्रोसीजर है वो इम्प्लीमेंट होता है क्या एक्चुअल में? ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट होता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, उससे आप खुद समझ जाएंगे कि कितना ये जो है इम्प्लीमेंट होता है। मैं आपको बताता हूँ कि एक जगह गुजरात की शायद ये बात है, वहाँ पर 3 तारीख को एक केस में नोटिस दिया गया, पहला नोटिस। 7 तारीख को उसको दूसरा नोटिस दिया गया। 8 तारीख को उसको बुलाया गया कि भाई तुम अपनी बात रखो। 8 को उसने अपनी बात रखी और 9 और 10 को उसके घर पे बुलडोजर पहुंच के जो कंस्ट्रक्शन थी उसको डिमोलिश कर दिया गया। उसको कोई रीजनेबल टाइम नहीं दिया गया, नाम के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए फॉर्मेलिटीज मात्र की गई। एक दूसरा केस मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पर लाउड स्पीकर के थ्रू, मतलब मैसिव डिमोलिशन होना था, तो लाउड स्पीकर के थ्रू वहाँ पे जाके जो है उनको बताया गया कि ये प्रॉपर्टी जो है लीगली कंस्ट्रक्टेड है या जो भी है, और ये डिमोलिश होंगी। तो उस केस में अगर हम देखें तो लाउड स्पीकर के थ्रू अगर कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है, तो मैं नहीं मानता कि वो अगर लीगल तौर पर देखा जाए तो वो एक वैलिड नोटिस है, वैलिड नोटिस है वो कंसर्न पर्सन के लिए। तीसरा मैं आपको एक किस्सा बताऊं यूपी का, तो उसमें रात को जो है घर के बाहर नोटिस चस्पा किया गया और अगले दिन सुबह आकर बुलडोजर ने वो घर जहाँ जो भी कंस्ट्रक्शन थी वो जमींदोज कर दी। अब आप समझ सकते हैं कि कितना जो है ग्राउंड लेवल पर ये सारे लॉज इंप्लीमेंट हो रहे हैं, कितना नहीं हो रहे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने इस बुलडोजर जस्टिस के रिगार्डिंग सुनवाई भी की थी, उसने कुछ गाइडलाइंस वगैरह भी इशू की थी, तो वो क्या गाइडलाइंस थी? अभी 2024 के एंड के समय ही सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच थी, जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस BR गवई एंड KV विश्वनाथन सर की बेंच थी। उसमें जो है उन्होंने रूल ऑफ लॉ की बात करते हुए सेपरेशन ऑफ पावर पर एम्फेसाइज किया इस केस को डिस्कस करते हुए। हम देखें तो इसमें सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई, आर्टिकल 51 की बात की गई, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की। इसके बाद बात की गई कलेक्टिव पनिशमेंट की बात की गई, इसमें नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शनलिटी के कॉन्सेप्ट की बात की गई। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत पैन इंडिया कुछ गाइडलाइंस जारी की थी कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन इलीगल आपको लगता है, गवर्नमेंट को लगता
सकता है, तो उन केस में गवर्नमेंट को क्या क्या गाइडलाइन फॉलो की जाएंगी वो मैं आपको बताऊं तो कुछ इस तरीके से थी कि उसको पहले तो एक वैलिड नोटिस दिया जाएगा, 15 दिन का नोटिस उसको दिया जाएगा। उस नोटिस में ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि आपकी इतनी प्रॉपर्टी है, इसमें से इतना हिस्सा, क्लियरली आउटलाइनिंग द स्ट्रक्चर दैट नीड्स टू बी डिमोलिश्ड, कितनी स्ट्रक्चर है जो कि इलीगली कंस्ट्रक्टेड है जो डिमोलिश होनी चाहिए। दूसरा, उसमें रीजन क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि इसलिए ये कंस्ट्रक्शन आपकी इलीगल है और इसलिए ये डिमोलिश होगी। दूसरा, अगर मैं बात करूं तो कोर्ट ने इसमें ट्रांसपेरेंसी की बात की थी। कई केसेस में ऐसा देखा जाता है कि गवर्नमेंट जो लोकल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन है वो बैक डेट के नोटिस बना के दिखा देता है और सब कुछ बोल देता है कि हमने सारा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया था। तो कोर्ट ने उन सारी चीज़ों से बचने के लिए इसमें एक प्रोविज़न दिया था, एक गाइडलाइन दी थी कि आप जो नोटिस किसी इंडिविजुअल को देंगे डेमोलिशन के लिए, उसकी कॉपी जो है आप कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ईमेल करेंगे। ओके। इसके बाद अगर तीसरा पॉइंट जो कोर्ट की तरफ से बताया गया था वो फेयर हियरिंग का, कि आप पूरा मौका देंगे, जिससे कि अगर मैं बात करूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत अच्छा एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जिसमें एक कॉन्सेप्ट आता है ऑडी अल्टरम पार्टेम, राइट टू बी हर्ड। उसको प्रॉपर मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने का, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि हर इंसान को, मुझे लगता है ऐसा कि प्राइमा फेसा ही हमें चीज़ें जज नहीं करनी चाहिए और उसको एक मौका दिया जाना चाहिए। अगर हम अभी की बात करें तो अगर कैमरे की स्क्रीन से देखा जाए तो आपको इस रूम में 2 लोग नजर आ रहे होंगे, एक मैं एक आप। अगर यहाँ पे कुछ होता है तो सिर्फ हम ही 2 लोग से इंक्वायरी होगी, लेकिन प्राइमा फेसा ही ये लग रहा है कि हम 2 ही लोग हैं, लेकिन अगर आप पीछे तो देखें तो कैमरा वाले भैया भी हैं, वो तीसरे हैं। तो इस तरीके से अगर इंक्वायरी अगर प्रॉपर नहीं होगी, हमें सुना नहीं प्रॉपर जाएगा, तो अगर बिना सुने ही हमें अगर अक्यूज या कन्विक्ट माना जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं गलत है। अगर हमें सुना जाएगा तो वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी, हम अपनी बात रख पाएंगे। सो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस जारी की थी वो इसमें जो है मैं आपको आगे बताऊं तो वो प्रॉपर नोटिस की बात थी, फेयर हियरिंग की बात थी। उसके बाद कोर्ट ने इसमें ये भी बोला था कि जो भी डिमोलिशन आप कर रहे हैं उसकी प्रॉपर वीडियोग्राफी होगी, उसकी प्रॉपर एक जो डिमोलिशन है उसकी एक डिमोलिशन रिपोर्ट बनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पहले तो प्रॉपर आपको 15 दिन का नोटिस देना है, देन उसके बाद वो ट्रांसपेरेंसी रखनी है, जैसे आपने नोटिस दिया वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आपको ईमेल करना है, एंड देन फर्दर जाके फिर जो डिमोलिशन कर रहे हो आप उसका प्रॉपर वीडियोग्राफी करनी है और पूरा प्रॉपर रिपोर्ट फाइल करनी है कि ये स्ट्रक्चर हमने इतना डिमोलिश किया है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ जैसे 2024 के एंड में आया था जो गाइडलाइन थी, उसके बाद से ये 2-3 जो महीने गुजरे हैं, कुछ डिफरेंस देखने को मिला है कि वो जो चल रहा था पहले बुलडोजर जस्टिस वो कहीं कुछ हद तक रुका है, कुछ बदलाव दिखे हैं उसमें? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी कड़ाई के साथ अपनी जो गाइडलाइंस थी उनको दिया था और काफ़ी अच्छे तरीके से स्ट्रिक्ट वे में अपना रुख सामने किया था कि बुलडोजर जस्टिस किस तरीके से आर्बिट्रेरी है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो कहीं ना कहीं चीज़ों पर फ़र्क तो पड़ा है, कम हुई हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि अभी भी पूरी तरीके से कम हो चुकी हैं। आज भी वही चल रहा है कि बैक डेट के नोटिस दिखाए जा रहे हैं, डीएम को ज़्यादातर केसेस में नोटिस की कॉपी नहीं सर्व की जा रही है, वीडियोग्राफी नहीं की जा रही है। तो एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी उसमें फॉलो करने में कोताही बरती जा रही है। अगर किसी पर्सन का घर इलीगल डिमोलिशन हो गया तो उसके बाद वो क्या कर सकता है, उसे क्या करना चाहिए? अगर डिमोलिशन हो गया है तो देखिए, वैसे तो अगर देखा जाए तो एक जो घर होता है या वो इंसान की पूरे जीवन की पूंजी होती है, उससे सिर्फ एक पैसे की बात नहीं होती, उसके इमोशंस जुड़े होते हैं, फीलिंग्स उसकी जुड़ी होती हैं, और फीलिंग्स का कोई कंपनसेशन या कोई डैमेजेस कोई नहीं, मेरे हिसाब से नहीं ग्रांट कर सकता। बट अगर देखें तो हम एक इंसान अगर जिसका किसी का डिमोलिशन कर दिया जाता है घर, तो वो हाई कोर्ट अप्रोच कर सकता है। आर्टिकल 226 है उसके पास आर्टिकल 32 है, वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है अपनी बात रखने के लिए। एक केस था ओल्गा टेलिस वर्सेस बीएमसी, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, इसके स्कोप को और एक्सपेंड करते हुए बोला था कि राइट टू शेल्टर जो है वो एक इंसान का फंडामेंटल राइट है विद इन आर्टिकल 21। तो उसका वायलेशन जो है उसके हम मानते हुए आर्टिकल 226 और 32 में कोर्ट्स को अप्रोच कर सकते हैं, और कोर्ट्स के पास पूरी पावर है कि वो किसी भी स्टेट के किसी भी एक्ट को रिव्यू कर सकें, जुडिशियल रिव्यू की पावर है कोर्ट के पास। सो बेसिकली हमें एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू शेल्टर, जो मिला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। और तो अगर इन केस ऐसा होता है तो हम डायरेक्टली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। कोर्ट्स के पास पावर है। कोर्ट्स जो बनाई गई है वो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। अच्छा, अगर ये डिमोलिशन हो गया तो ये क्रिमिनल ट्रेसपास में आएगा? ये
देखिए, इसके कई सारे इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ये स्टेट के सोवरेन फंक्शंस में आता है। लेकिन अगर पिछले कई दशकों से अगर मैं बात करूं कोर्ट्स की, कि कोर्ट्स का इस पर क्या व्यू है, अभी डिमोलिशन को लेकर तो क्लियर व्यू नहीं है, बट सोवरेन फंक्शंस को लेकर कोर्ट एक प्रोग्रेसिव अप्रोच कोर्ट की दिखाई दी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं विद्यावती केस की, मैं बात करूं कस्तूरी लाल के केस की, तो उसमें स्टेट ने सोवरेन फंक्शंस को एक रेस्ट्रिक्ट किया है और स्टेट की कहीं ना कहीं जो लाइबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, उसको तय किया है। तो अगर प्रेजेंट सिनेरियो में देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये क्रिमिनल ट्रेसपास माना जाएगा। अगर किसी पर्सन का डिमोलिशन का नोटिस आया या होने वाला है ना, उसको शंका है कुछ, तो उस केस में वो अगर पिटीशन फाइल करता है तो स्टे उसकी तुरंत मिल जाती है या फिर टाइम लगता है, क्या प्रोसेस होता है उसका? देखिए, बिल्कुल मिल जाती है। वो डिपेंड करता है उस केस के फैक्ट्स पे, उस केस के क्या फैक्ट्स हैं, क्या सर्कमस्टेंसेस हैं, उन पर डिपेंड करता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो जहांगीरपुरी में अभी मेरे हिसाब से शायद 2 या 3 साल पहले एक डिमोलिशन जो है गवर्नमेंट की तरफ से शुरू किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया था। अभी मैं अगर हाल की बात करूं तो मेरे हिसाब से पिछले हफ्ते या 10 दिन पहले की बात होगी, राजस्थान में एक रेप अक्यूज था, उसके घर को जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है डेमोलिश करने जा रही थी, तो उसने हाई कोर्ट अप्रोच किया और हाई कोर्ट ने उसको डेमोलिशन पे स्टे लगा दिया। तो कहीं ना कहीं कोर्ट एक प्रोएक्टिव मेजर जो है ले रही हैं हमारे राइट्स को बचाने के लिए। क्योंकि अगर देखिए दिनेश जी, ये कहीं ना कहीं सिर्फ एक घर को जमींदोज करने की बात नहीं है। एक इंसान का आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, कहीं ना कहीं वो जमींदोज हो रहा है। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, राइट टू लिव विद डिग्निटी, कहीं ना कहीं वो उसका जमींदोज हो रहा है। अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात करें तो आर्टिकल 50 और आर्टिकल 51 वायलेट हो रहा है। राइट टू प्रॉपर्टी है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कहीं ना कहीं वो भी जमींदोज हो रहा है उस बिल्डिंग के साथ साथ। तो कोर्ट एक प्रोएक्टिव मेजर ले रही हैं, लेकिन देखिए कितना आगे तक जाती हैं चीज़ें। अच्छा, एक आपने बोला था कि एक रेप का क्रिमिनल था, उसके घर को लाइक बुलडोज करने पे बात आ गई थी तो उसको स्टे मिला था। तो अच्छा, ये लोग ये भी करते हैं कि जो क्रिमिनल है उसके उसके जो घर की प्रॉपर्टी है वो भी मतलब बुलडोज कर दें, उसको डिमोलिश कर दें? देखिए, आज के टाइम में चल रहा है ये चीज़ें। और मैं बात करूं तो इससे सिर्फ अगर पब्लिक में अगर हम मैसेज देखें तो ये जाता है कि वो क्रिमिनल था, अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करते हुए अगर उसको सज़ा सुनाई जाती तो उसमें बहुत टाइम लग जाता, सालों लग जाते, और अगर उसको सज़ा मिलती भी कि नहीं मिलती वो एक अलग चीज़ थी। लेकिन ये जो केस है डिमोलिशन का, ये भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। क्योंकि एक बिल्डिंग को डिमोलिश करने से सिर्फ एक जो अक्यूज्ड है, इंडिविजुअल है, वो अफेक्ट नहीं हो रहा दिनेश जी, इसमें उसकी पूरी फैमिली कहीं ना कहीं वो अफेक्ट हो रही है। ये कलेक्टिव पनिशमेंट के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए कहीं ना कहीं। बेसिकली सो मेरे को भी लगता है कि अगर मान लीजिए एक फैमिली में, मान लो एक हमारी जॉइंट फैमिली है, चाचा भी रह रहे हैं, ताऊ भी रह रहे हैं, है ना, भैया भी रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली है, उसमें है 15 लोग हैं फैमिली में, और उसमें से किसी एक मेंबर ने कोई क्राइम किया, तो घर में तो सारे रह रहे हैं, तो उन सारों को बेघर करना तो कहीं ना कहीं गलत ही जी है। जी, बिल्कुल गलत है। अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो एक आंकड़ों के हिसाब से लगभग 1.5 लाख बिल्डिंग्स को जो है तोड़ा गया है, और जिससे लगभग 7.5-8 लाख लोग जो है बेघर हुए हैं। एक केस की सुनवाई के दौरान ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक रिपोर्ट जो है कहीं से साझा की थी कि एक बिल्डिंग थी, उसका कुछ 1 या 2% पार्ट था जो इलीगली कंस्ट्रक्टेड था, और उसके लिए पूरी बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया गया। मुझे कोई लॉजिक नहीं लगता, उससे फाइन ले सकते थे आप, यहाँ कुछ भी कर सकते थे, बट 1-2% पार्ट ऑफ द बिल्डिंग के लिए आपने पूरी बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया, कहीं मेरे को ठीक नहीं लगता ये। कहीं एक कोना था जो एक प्रकार से लीगल था, और exactly. उसकी वजह से पूरी पूरी बिल्डिंग जो है डिमोलिश होगी। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ना एक ऑर्डर की पास किया था कि अगर कोई रॉन्गफुल डिमोलिशन होता है किसी के घर का, तो उसको 5 लाख का कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो ऐसा कुछ होता है, आज मिलता है कि अगर किसी का रॉन्गफुल हुआ है डिमोलिशन तो वो उसको मिलता हो कंपनसेशन एंड? देखिए, अगर मैं बात करूं तो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस है, जिसमें कोर्ट ने एक स्टेप आगे बढ़ते हुए आर्टिकल 21 को एक्सपेंड किया था, और उसमें बोला था कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, दैट प्रोसीजर मस्ट बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। और उसका अगर वायोलेशन होता है तो वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 का वायोलेशन माना जाएगा।
तो कोर्ट ने आज भी है ये केस, मैं आपको अगर बताऊं तो गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कुछ टाइम हो गया उस बात को, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने वहां पर 6 लोगों की कुछ जॉइंट बिल्डिंग थी या कुछ घर था, उसको डिमोलिश किया गया था। कोर्ट ने वहां पर उनको 30 लाख रुपए का कंपनसेशन ग्रांट किया था। फिर वही वाली बात है कि एक जो बिल्डिंग होती है, घर होता है, उससे इमोशंस जुड़े होते हैं, पैसा हर चीज की भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन कोर्ट ने कंपनसेशन ग्रांट किया था। अभी यूपी में पिछले कुछ समय पहले की बात है, यूपी में एक लॉयर ही थे, एक प्रोफेसर साहब थे, उनकी कुछ घर वगैरह को डिमोलिश किया गया था, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा केस था कि वो सरकारी पट्टे की ज़मीन थी, उसका पट्टा एक्सपायर हो चुका था, तो उसमें था, उसको उनके घर को डिमोलिश किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कड़ा रुख एक अपना जाहिर किया था और उनको जो है 25 लाख का मुआवजा कंपनसेशन देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट को डायरेक्ट किया था। सो बेसिकली कंपनसेशन आज मिलता है कंपनसेशन एंड मिलता बहुत सारे केसेस में मिला भी है लोगों को। जी। क्या इंडिया में कोई स्पेसिफिक लॉ है जो रॉन्गफुल डिमोलिशन को क्रिमिनल ऑफेंस काउंट करता है? देखिए दिनेश जी, मैं अगर बात करूं तो हमारे जो भी लॉज हैं, चाहे वो आपका बीएनएस हो, भारतीय न्याय संहिता हो, जो अभी नए लॉज आए हैं, या फिर वो बीएनएसएस हो, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, या फिर पुराने लॉज हों आईपीसी या सीआरपीसी, आपके सारे जो लॉज हैं वो एक पैमाना है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उससे होकर सबको गुजरना पड़ता है, वो एक पैमाना है, उसमें जो फिट बैठेगा वो एक वैलिड लॉ है, अन्यथा की स्थिति में अदरवाइज वो एक वैलिड लॉ नहीं है। तो अगर हम ये इलीगल डिमोलिशन की बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, कई सारे प्रोविजंस को ये वायलेट करता है। आर्टिकल 14 जिसमें हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ऑडी अल्टरम पार्टिम है, उसका वायोलेशन है। आर्टिकल 21 राइट टू लिव विद डिग्निटी, उसका वायोलेशन है। उसके बाद आर्टिकल 50 जो सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करता है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव की बात करता है, उसका कहीं ना कहीं ये वायलेशन है, क्योंकि ये डिसाइड करना कि कोई अक्यूज्ड है तो उसके घर को तोड़ा जाएगा, इलीगल स्ट्रक्चर को तोड़ा जाएगा, ये काम कोर्ट का होना चाहिए, लेकिन लोकल बॉडीज ये काम आज खुद ही कर रही हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, आर्टिकल 51 है जो बात करता है इंटरनेशनल ट्रीटीज को अपने नेशनल लेवल पर, लोकल लेवल पे इम्प्लीमेंट कराने की, ये कहीं ना कहीं उसका भी वायलेशन है। इसके बाद आर्टिकल 300A राइट टू प्रॉपर्टी है, उसमें बोला गया है कि नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी, नो सिटीजन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ, ये उसका भी वायलेशन है। तो देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगर विदस्टैंड नहीं कर पा रहा है तो मैं मानता हूँ कि ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आर्बिट्ररी है, और ये किसी भी लॉ को विदस्टैंड नहीं कर सकता अगर कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं कर पा रहा है तो। अच्छा, अगर कोई आम इंसान अपनी प्रॉपर्टी को इन सारी चीज़ों से बचाना चाहता है तो उसके पास क्या क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? जी, देखिए, सबसे पहले बात की जाए तो एक प्रॉपर्टी है, उसका ओनर है तो उसके पास ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स उसके होने चाहिए कि हाँ, ये प्रॉपर्टी मेरी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जैसे कि आजकल हम कंस्ट्रक्शंस करते हैं, दिल्ली में अगर हम देखें तो हम दिल्ली में बैठे हैं, तो दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में जैसे डीडीए है, तो डीडीए से जो कंस्ट्रक्शन के टाइम परमिशंस लेनी होती हैं, वो सारे परमिशन के क्लियरेंसेज होने चाहिए। आपके पास जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसका क्लियरेंस होना चाहिए। आपके पास पॉल्यूशन का, इन्वायरमेंट वगैरह, वो सारे क्लियरेंस होने चाहिए। आप प्रॉपर्टी में आपकी कंस्ट्रक्शन के बाद आप उसमें रह रहे हैं या आप उसको यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद आप टैक्स जो पे कर रहे हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को या लोकल बॉडीज़ को, आपके पास उनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट, उनकी प्रॉपर रिसिप्ट्स होनी चाहिए। और बाकी लोकल लेवल पर जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग लॉज हैं, तो वहाँ पर कुछ कुछ डॉक्यूमेंट वेरी भी कर सकते हैं। सो बेसिकली मेन तो ये है कि हमारी प्रॉपर्टी की ओनरशिप जो है उसका हमारे पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और जो भी हम बिल पे कर रहे हैं म्यूनिसिपल को, है ना, जो भी बॉडीज़ हैं उनको, वो सारे बिल्स, इनवॉइसेस हमारे पास होने जी चाहिए। जी, एग्जैक्टली। जैसे अभी ये जो इंस्टेंट जस्टिस का जो चला था चलन, है ना, थोड़ा सा रुका है, अब मुझे ऐसा लगता है कि पहले से रुका है, बट ये जो इंस्टेंट जस्टिस देने का जो चलन था, ये इंटरनेशनल लेवल पे किसी कंट्री में है वहाँ पे ऐसा हो कि इंस्टेंटली कुछ? देखिए, लॉज इंडिया में हैं डिमोलिशन के, उसी तरीके से फॉरेन कंट्रीज़ में भी कोई अगर बिल्डिंग इलीगली कंस्ट्रक्टेड है तो उसके डिमोलिशन के वहाँ पर भी लॉज हैं। जैसे हम देखें कि जो ये लॉ है, इसका जो मिसयूज़ है वो हमें इंडिया में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं। बाहर का क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, वो आज ये सोशल मीडिया की वजह से हमें पता चल पा रहा है, लेकिन उतने एक्सटेंट पर नहीं पता लग पा रहा है। बाहर के देशों में अगर मैं देखूं तो इजराइल, नाइजीरिया जैसे कुछ देश हैं जहाँ पर कि इस तरीके की जो ये एक्ट्स हैं, बुलडोजर जस्टिस और इलीगल डिमोलिशन जैसे, वो वहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर बात की जाए कि कुछ लॉज हैं कि नहीं इंटरनेशनल लेवल पर, तो मैं बताऊं आपको, जेनेवा कन्वेंशन हुई थी 1949 में, उसमें वहाँ पर आर्टिकल उनका 87 आर्टिकल 87 है, जो कि कलेक्टिव पनिशमेंट की बात करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब एक कोई स्ट्रक्चर तोड़ी जाती है तो उससे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, उसकी पूरी
कोई एक इंडिविजुअल नहीं, उसकी पूरी फैमिली जो है अफेक्ट होती है, तो ये कलेक्टिव पनिशमेंट के दायरे में आता है। तो ये उस जो बुलडोजर जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, ये उस जेनेवा कन्वेंशन का कहीं ना कहीं वायलेट कर रहा है। दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो मैं आपको बताऊं, एक इंटरनेशनल कोवेनेंट्स ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ICCPR एक है, उसमें आर्टिकल 17 है जो कि बात करता है कि एवरीवन हैज़ अ राइट टू ओन प्रॉपर्टी एंड नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ। जो कि अगर हम नेशनल लेवल पर देखें तो मैंने आपको बताया आर्टिकल 300A है जो कि सेम बात करता है। तो ये इस तरीके के जो इंस्टेंट जस्टिस वाले कॉन्सेप्ट्स हैं वो उसका भी कहीं ना कहीं वायलेशन करते हैं। अच्छा, क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर एक इंडिपेंडेंट डिमोलिशन रिव्यू बोर्ड वगैरह बनाना चाहिए गवर्नमेंट को? देखिए, बनाने को बन सकता है, उसमें कुछ आपके रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस हों, कुछ जो ऐसे सोशल वर्कर्स टाइप हों, जो कि उसमें रहें, बोर्ड के मेंबर्स रहें, क्योंकि अगर अगेन फिर आप इसमें कोई लेजिस्लेचर्स को डालेंगे, एग्जीक्यूटिव को डालेंगे, तो अगेन दैट वुड वायलेट आर्टिकल 50 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट मेरे को जो लगता है वो ये है कि ऐसे किसी रिव्यू बोर्ड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया में लॉज हैं, हमारे पास मैकेनिज्म है, अथॉरिटीज़ हैं, बस जो उनको लॉज को इम्प्लीमेंट की बात आती है, कहीं ना कहीं वहाँ पर हम लैप्स कर रहे हैं, वहाँ पर अभी हमारे अंदर कमी है, तो उनको सुधारने की ज़रूरत है। नए बोर्ड, नई अथॉरिटीज़, इनकी आवश्यकता नहीं है। सो बेसिकली ये है कि जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ हैं, है ना, और जो ज्यूरिडिक्शन बॉडी है, तो हमारे पास लॉ के अंदर है, पूरे प्रोसेस है, सारा चीज़ें हैं डिमोलिशन के, बट क्या है कि वो फॉलो नहीं हो रहे हैं, है ना। अगर उनको अच्छे से फॉलो किया जाए तो शायद किसी भी बोर्ड की हमें ज़रूरत ही ना पड़ेगी। जी, एग्जैक्टली। पिछले कुछ सालों में एक और नया सिस्टम जो है मतलब हिंदुस्तान में आया है, वो है एनकाउंटर का, है ना। तो मोस्टली एनकाउंटर होते हैं लोगों के, कोई भी क्राइम हो, है ना। तो आप उस पे कुछ बोलोगे? देखिए, बुलडोजर जस्टिस की बात की जाए या फिर दूसरी तरफ आपके एनकाउंटरिज्म सिस्टम की बात की जाए, तो मेरे को लगता है कि दीज बोथ आर दी परफेक्ट एग्जांपल ऑफ जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। मेरे को लगता है कि न्याय देने की जल्दी में कहीं ना कहीं न्याय को ये लोग ज़मींदोज़ कर रहे हैं। एक जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर कोई चीज़ अगर उसके किसी प्रोविज़न को वायलेट कर रही है, तो एज अ इंडियन सिटीज़न एंड टू बीइंग अ लॉयर, मेरे हिसाब से वो गलत है कहीं ना कहीं। आप देखिए कि अगर कहीं इनकाउंटर की खबर आती है तो पब्लिक जो है खुश होती है कि ठीक है, अच्छा हुआ कि इसका इनकाउंटर हो गया, अच्छा हुआ कि इसकी बिल्डिंग को तोड़ दिया गया, इसी लायक था ये। ऐसा क्यों है? अगर हम देखें तो ये इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा इंडिया का जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, उसमें जस्टिस डिलीवरी में टाइम लगता है। तो लेकिन अगर हम इसको अगर लॉन्ग प्रोसेस में अगर हम इसको देखें, लॉन्ग टेन्योर में देखें, तो ये कहीं ना कहीं इसके जो परिणाम हैं, इसके जो रिजल्ट्स हैं, वो काफ़ी घातक हैं, क्योंकि विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो भी है, मेरे हिसाब से वो गलत है। हो सकता है कि आपकी राय में वो सही हो सकता है किसी और व्यक्ति के व्यूज़ के अकॉर्डिंग वो सही है, बट जो लॉज को विदस्टैंड नहीं कर सकती चीज़, वो मेरी निगाह में गलत है। सो बेसिकली अगर देखा जाए, ये जो है इंस्टेंट जस्टिस का जो भी है फंडा, है ना, वो लॉन्ग टर्म में जाके हार्मफुल हो सकता है। मे बी अभी ना हो, बट लॉन्ग टर्म में अगर हम देखेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ गलत परिणाम हमें मिल सकता है। अभी हमें लग सकता है कि ये चीज़ें ठीक हैं, लेकिन अगर इसको लॉन्ग वे में, अगर लॉन्ग रन में हम देखें, तो ये चीज़ें गलत हैं। ये जो है जैसे इंस्टेंट जस्टिस का जो है, इसका कुछ आपको लगता है कि कुछ अगर हमारा लीगल बॉडी जो है या लीगल सिस्टम जो है, उसमें कुछ चेंजेज हों तो इसका अल्टरनेटिव निकल के आ सकता है? जैसे आपने बताया कि ये जो चीज़ आई है वो इस वजह से आई है कि जो जस्टिस होता है वो बहुत टाइम लग जाता है उसे मिलने में। बिल्कुल। तो उसका कुछ लाइक अल्टरनेटिव है? अगर लीगल बॉडीज उस चीज़ को अपनाती हैं तो ये चीज़ शायद साइड हो सकती है। देखिए, बिल्कुल हो सकता है दिनेश जी। ये जो अगर हम आज देख रहे हैं कि इस तरीके के जो एक्ट्स हैं, इन पब्लिक इनकी अप्रिशिएट क्यों कर रही है, इनको क्यों सराहना कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो इंडियन लीगल सिस्टम है वो जस्टिस डिलीवरी में कहीं ना कहीं उसमें डिले है। कहीं ना कहीं स्टेट के पार्ट पर अगर हम देखें, पुलिस के पार्ट पर देखें या जुडिशियल सिस्टम के पार्ट पर देखें, तो कहीं ना कहीं डिले है। तो आज ज़रूरत इस चीज़ की नहीं है कि कहीं से किसी ने कोई क्राइम किया तो उसको इंस्टेंटली जो है शूट आउट कर दो, उसका एनकाउंटर कर दो, उसके घर को ज़मींदोज कर दो। ये तरीका सही नहीं है, बल्कि इसकी जगह पर होना चाहिए कि कुछ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की इस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए, जिनसे कि इस तरीके के जो क्राइम्स हैं वो जल्दी से जल्दी उन पर सुनवाई हो, जल्दी से जल्दी एविडेंस स्टेज वगैरह सारा कुछ हो, और जो भी है उसमें अगर वो अक्यूज्ड है तो उसको सज़ा मिले। अगर कोर्ट को लगता है कि वो गलत है तो उसको सज़ा मिले। अगर कोर्ट को लगता है कि ये इसने कुछ नहीं किया है तो उसको बाइज्जत बरी किया जाना चाहिए।
लेकिन अगर देखा जाए तो अगर आप देखें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जैसे कि 50% वैकेंसीज हैं अभी इंडियन जुडिशरी में, वहाँ के हाई कोर्ट में। तो इस तरीके की वैकेंसीज अगर रहेंगी, आप मान के चलिए कि जहां हमें 50,000 रुपये एक जज चाहिए, वहां पर अगर 1 लाख पर एक जज होगा तो पेंडेंसी बढ़ेगी। आप देखिए कोई सा भी हाई कोर्ट उठा लीजिए, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उठा लीजिए या सुप्रीम कोर्ट की बात कर लीजिए, पेंडेंसी आज केसेस की इतनी है कि कोर्ट जो है सुन ही नहीं पाते। मैन पावर है ही नहीं उतनी। उतनी पावर है ही नहीं है, एक इंसान ही है वो लोग, उनकी भी एक कैपेसिटी है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, अगर आज सुप्रीम कोर्ट की किसी बेंच के सामने 100 मैटर लिस्ट करे हैं तो पूरे वो बोर्ड नहीं पहुंच पाता है, 100 मैटर रीच ही नहीं कर पाते हैं। 50 सुन लेंगे, 60 सुन लेंगे, 70 सुन लेंगे। एक इंसान ही है, वो भी मशीन नहीं है, कैपेसिटी है। तो उन वैकेंसीज को रेगुलराइज करने की जरूरत है, उन वैकेंसीज को पूरा फुल करने की जरूरत है। और पुलिस सिस्टम को हमें इतना एफिशिएंट बनाना होगा। हम आज देखते हैं कि कहीं से खबर आती है कि वहाँ जो है क्राइम रेट कम दिखे आंकड़ों में, इसलिए पुलिस एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रही है। कहीं से खबर आती है कि पुलिस ने किसी विक्टिम से उसकी एफआईआर लिखने के लिए रिश्वत मांगी, पैसे लिए। तो इस तरीके की खबरें नहीं आनी चाहिए। हमें इन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। एक एफिशिएंट जुडिशियल सिस्टम बनाना चाहिए, एक एफिशिएंट पुलिस सिस्टम, हमें मैकेनिज्म बनाना चाहिए, जिससे यही जो चीज़ें हैं ये अल्टरनेटिव हो सकती हैं ऐसे। वंडरफुल। मेरे को भी ऐसा ही लगता है पर्सनली कि जो हमारी इफिशियंसी है कोर्ट्स की एंड ऑल, वो अगर इंक्रीज हो जाए तो ये चीज अपने आप साइड हो सकती है। डेफिनेटली फिर है ना? पब्लिक भी ये दूसरा चीज़ें नहीं लाइक करेगी। एक पुलिस के सिर पे एक केपीआई रहता है कि यहाँ पे क्राइम रेट कम रहेगा तो आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। एग्जैक्टली तो इसकी वजह से वो एफआईआर भी रजिस्टर आप नहीं करते देखिए, अगर कभी। आपका अभी रास्ते में फोन चोरी हो जाए, आप चले जाइए कोई से पुलिस स्टेशन, आपकी एफआईआर लिख भी ले पुलिस वाला। जब तक अगर आप कहीं से फोन नहीं कराते हैं, आपकी अप्रोच नहीं है, पुलिस वाला एफआईआर नहीं लिखेगा आपकी। सर जैसे मैंने देखा है कि लाइक जो इलीगल बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे अभी नोएडा में ना एक सुपर टेक का टावर थे, 2 डिमोलिश किए गए थे आई थिंक 2023 में या 22 में, ऐसे ही अराउंड किए गए थे। तो अब क्या है कि वो पूरा करोड़ों रुपए का वो बिल्डिंग बना है ना, एंड बनाने में मेहनत लगी, टाइम लगा, पैसा लगा, एंड हिंदुस्तान में ऐसे लाखों कितने लोग हैं जिनके पास घर नहीं है। तो उसको लाइक डिमोलिशन करने की बजाय कुछ और सॉल्यूशन हो सकते हैं। लाइक ऐसे ही बहुत सारे घर हैं जो डिमोलिश किए जाते हैं, बट की अल्टरनेटिव कुछ और भी तो हो सकते हैं, बिकॉज उसकी नीड भी है। जो चीज़ बनाई है, जिसे हम बना के फिर तोड़ रहे हैं, उसकी नीड है लोगों को। दिनेश जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। बिल्कुल इसका जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है ये। आज देश में इतने लोग हैं जो अगर आप बाहर निकलिए तो अभी फुटपाथ पे आपको लाखों लोग मिल जाएंगे जो सोते हुए मिल जाएंगे। और एक तरफ है कि सरकार जो इतनी करोड़ों अरबों रुपए की जो बिल्डिंग बनाई गई है उनको डिमोलिश कर रही है। सरकार को उस डिमोलिश करने की जगह मेरा ये मानना है कि वहाँ पर सरकार हॉस्पिटल खोले, वहाँ सरकार रैन बसेरे खोले। स्कूल्स की अगर आप देखें, सरकारी स्कूलों की क्या हालत है, सरकार को उसमें स्कूल खोलने चाहिए, या फिर अदर जो फैसिलिटी हैं जो एक पब्लिक के लिए जो ज़रूरी हैं, कहीं ना कहीं एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को अपनाते हुए सरकार को इस पर काम करना चाहिए और उनको डिमोलिश करने की बजाय उनको यूज में लेना चाहिए। एग्जैक्टली मतलब पब्लिक के लिए जो बेनिफिशियल हम जो सर्विस हम उसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं वो देने की कोशिश करनी चाहिए हमें। आर्टिकल 38 है जो वेलफेयर स्टेट की बात करता है। हाँ, मेरे को नहीं लगता कि इस तरीके से आप देखिए कि जैसे मैंने बताया कि एक साल में 1-1.5 लाख घरों को, बिल्डिंग्स को तोड़ा जा रहा है। तो अगर लॉन्ग रन में देखेंगे तो ये देश का पैसा है, कहीं ना कहीं देश का ही रेवेन्यू है ये, और उसको हम इस तरीके से अगर बिल्डिंग को डिमोलिश करेंगे तो ये देश के लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल है। तो मेरे को नहीं लगता कि ये वेलफेयर स्टेट का लिए कहीं ना कहीं ये काम कर रहे हैं। इनको बिल्कुल उस बिल्डिंग को कहीं ना कहीं पब्लिक यूज के लिए लेना चाहिए। सर मैं अगर बोलूँ हमारी जो ऑडियंस है उसके लिए आप उनके लीगल राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें अगर कुछ मैसेज देना चाहें तो क्या देना चाहेंगे आप? हाँ, देखिए आज हम सोशल मीडिया के ज़माने में हैं। हमारे फ़ोन पर हमारी एक फिंगर टिप पे सारा ज़माना है, हम कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारे जो राइट्स हैं, आज हमारे राइट्स इस कदर वायलेट हो रहे हैं। अगर आप कोई न्यूज़ देखें मीडिया में, तो इंडियन मीडिया की कितनी बदतर हालत है, ये आप खुद मीडिया में तो आप अच्छे से मेरे से बेटर जानते होंगे कि फ्रीडम का जो इंडेक्स है इंडियन मीडिया का, वो कितना दिन पर दिन कितना गिरता जा रहा है। तो आज ज़रूरत है इंसान को कहीं ना कहीं, एक सिटीज़न को खुद में अवेयर रहने की, अपने राइट्स उसको पता होने चाहिए। आज जब उसको फ़ोन पे सारी चीज़ें मिल रही हैं तो उसको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए कि उसका आर्टिकल 14 क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, उसका आर्टिकल 19 क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या है, उसका आर्टिकल 21 क्या कहता है, उसको आर्टिकल 20 क्या है, 22 क्या है। ये सारी चीज़ें उसको पता होनी चाहिए मेरी नज़र में। तभी हम एक बेहतर भारत के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने की एक राह पर हम, जब तक हमारे देश का नागरिक अपने राइट्स को लेकर के सजग नहीं होगा, जब तक भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता।
आप जैसे सेकंड जनरेशन लॉयर हैं, है ना? तो अगर एक कोई फर्स्ट जनरेशन लॉयर है एंड एक सेकंड जनरेशन लॉयर है, तो क्या कहीं ना कहीं जो सेकंड जनरेशन लॉयर होता है उसको कुछ एडवांटेज मिलते हैं क्या? जी, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त, एक भाई हैं, तो वो इस पर एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि राजा का बेटा होने से ज़रूरी नहीं है कि राजगद्दी आपको मिल जाए। इसको अगर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊँ तो महाभारत से मुझे याद आती है धृतराष्ट्र और दुर्योधन की बात। क्योंकि चूँकि धृतराष्ट्र राजा थे, तो दुर्योधन युवराज तो बन गए, लेकिन वो कभी राजा नहीं बन पाए। क्योंकि मैं मानता हूँ कि कहीं न कहीं सेकंड जनरेशन होने से आपको एक एज मिल जाता है, लेकिन सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं लॉन्ग रन में। अगर आप देखें तो आपकी काबिलियत पे, आपकी मेहनत पे। आपको युवराज बन सकते हैं आप अगर आप सेकंड जनरेशन है तो, लेकिन आप राजा नहीं बन सकते, उतने महारथी नहीं बन सकते। यार इम्प्रेसिव, सच बोलूं तो इम्प्रेसिव है ये बात, मेरे को बहुत अच्छी लगी कि आप अगर राजा के बेटे हो तो आप युवराज बन सकते हो, बट राजा नहीं बन सकते। राजा आप जब भी बनोगे जब आपके पास कैपेबिलिटीज हैं, आप मेहनत करते हैं उतनी। सो गाइज, आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आज हमने एडवोकेट अंकुर अग्निहोत्री जी के साथ मिलकर बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया। बुलडोजर जस्टिस के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की कि अगर हमें उसमें पटिशन फाइल करनी है तो कैसे करेंगे, उस पर स्टे लेनी है तो कैसे लेंगे, है ना? एंड इसका पूरा डिमोलिशन का प्रोसेस क्या होता है, लीगल प्रोसेस क्या होता है, तो वो पूरा हमने डिस्कस किया। एंड आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। एंड अगर आपको कोई सवाल है इससे रिलेटेड या कोई सजेशन है जो आप चाहते हैं हम कवर करें, तो आप प्लीज़ उसे नीचे ज़रूर कमेंट करें। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको फ्यूचर एपिसोड्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।